अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई खबर है। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह 5:18 पर नासा का क्रू 10 मिशन लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च होना था, लेकिन इसके लिए जो व्यवस्था की गई थी उसमें एन वक्त पर खामी आ गई कहा यह जा रहा है, और हाइड्रोलिक का सिस्टम में खराबी की वजह से रॉकेट लॉन्च टल गया। 9 महीने से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। आज जो लॉन्च होना था मिशन वो अब नहीं हो पाया। टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। टेक्निकल एरर की वजह से ये जो खराबी आई उस वजह से लॉन्च को टाल दिया गया है। नासा का क्रू 10 मिशन जिसको आज लॉन्च होना था, वक्त था सुबह 5:18 का, लेकिन कहा यह जा रहा है तकनीकी खराबी की वजह से इस मिशन को लॉन्च होने से अभी फिलहाल रोक दिया गया है, इसको टाल दिया गया है। अब जैसे ही सब कुछ ठीक होगा उसके बाद इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो 6 जून 2024 को स्पेस स्टेशन पहुंची सुनीता विलियम्स। 13 जून 2024 को वापस उनको आना था। स्पेस क्राफ्ट में खराबी आ गई उनकी और धरती पर वापसी संभव नहीं हुई और 9 महीने का अंतराल हो गया है। अंतरिक्ष में उनकी मौजूदगी है, अंतरिक्ष में वो फंसी हुई है। सुनीता विलियम्स जिनको अब नीचे लाने की, धरती पर लाने की तमाम कोशिशें करने का दावा किया जा रहा है। स्पेस एक्स का जो मिशन लॉन्च होना था आज, वो तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से आगे कोशिश की जाएगी, लेकिन 6 जून 2024 को स्पेस स्टेशन पहुंची सुनीता विलियम्स। 13 जून 2024 को उनको वापस आना था, ये पूरा कार्यक्रम तय था, लेकिन उनके स्पेस क्राफ्ट में जो खराबी आई उसके बाद वो नीचे नहीं आ पाई और धरती पर वापसी उनकी जो है वो संभव नहीं हो पाई। तो नासा की ओर से फिलहाल इस मिशन को टाल दिया गया है। नासा का क्रू 10 मिशन जो लॉन्च होना था आज सुबह, वो तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। इस वक्त की बड़ी खबर है, सभी को इंतजार है कि सुनीता विलियम्स वापस धरती पर लौटे, लेकिन जो मिशन आज लॉन्च होने वाला था उसको टाल दिया गया है। वजह बताई जा रही है तकनीकी खराबी। लॉन्च से पहले कहा जा रहा है ग्राउंड सिस्टम में खराबी आ गई, हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से लॉन्च को टाल दिया गया, ये जो जानकारी सामने आ रही है। और 9 महीने का वक्त हो गया है वो अंतरिक्ष में मौजूद, वहीं पर वो फंसी हुई हैं। और आज जो मिशन लॉन्च होना था, फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च होना था स्पेस एक्स का, तकनीकी खराबी की वजह से ये नहीं हो पाया। इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच एक बड़े सड़क हादसे की खबर मध्य प्रदेश से भी सामने आई है। हादसा बीती रात धार जिले में हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। एमपी के धार जिले में के बदनवार में यह हादसा हुआ। टैंकर से 2 कारों की टक्कर हो गई और इस हादसे में कहा जा रहा है 7 लोगों की मौत हुई है। गैस के टैंकर ने 2 चौपहिया वाहनों को एक साथ टक्कर मारी और इस हादसे में चौपहिया वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 3 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जबकि अन्य लोगों की पहचान की कोशिश वहां पर की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में गैस टैंकर चालक की लापरवाही सामने आई, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से जा रहा था, ये बात सामने आई है। धार में यह हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत की खबर है। और वहीं उज्जैन में टैंकर ने कहर बरपाया, 7 लोगों की जान चली गई। और देहरादून से भी मर्सिडीज ने 6 लोगों को कुचलने की खबर सामने आई। इस बीच नोएडा में भी गाड़ी के पहियों से कानून को कुचलने की कोशिश की गई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक थार वाला कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए गुजर जाता है। ये वीडियो जिसने भी देखा वो सहम गया, सन्न रह गया। भागो भागो, जहां तक भाग सकते हो वहां तक भागो, क्योंकि नोएडा की सड़क पर इस बार कार नहीं उतरी, कोई भल्लाल देव का रथ लेकर उतर आया है। काले रंग की थार
आंधी की रफ्तार, हे परवरदिगार, ये तुमने मनुष्य के हाथ में क्या थमा दिया जो लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। ये थार वाला सड़क पर ऐसे चल रहा है मानो 18-18 इंच वाले टायरों से पूरी दुनिया कुचल देगा। जो सामने आएगा उसे रौंद देगा, फिर चाहे वो कानून हो या आम आदमी। थार वाले का खतरनाक रूप देखते ही नोएडा की सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जगह छोड़कर ऐसे भागे मानो सड़क पर तूफान आ गया हो। काल बन चुके थार को रॉन्ग साइड आते हुए देख वैगनआर वाले ने कार पीछे कर ली, लेकिन फिर भी इसकी चपेट में आ गया। इसके बाद थार वाले ने बाइक को कुचला, फिर सड़क पर खड़ी कई बाइकों में एक एक कर टक्कर मारी। थार वाले की दहशतगर्दी स्कूटी चला रहा यह शख्स भी समझ चुका था, लेकिन वो थार वाले के आतंक से खुद को बचा नहीं पाया। लेकिन यहां भागने से पहले थार वाला बदले में भी कुछ उपहार ले गया है। देखिए, थार का साइड मिरर टूटा है। थार थोड़ी आगे बढ़ती है तो शीशा भी टूटा हुआ नजर आता है, और थार जब थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पिछला शीशा भी पत्थरों की मार से चकनाचूर हो गया है। अब सवाल है कि आखिर यहां ऐसा क्या हुआ कि थार वाला माइकल शूमाकर से भी तेज भागने लगा, और थार पर जख्म के ये निशान कैसे आए। तो इसके लिए आप सीसीटीवी में कैद हुआ ये वीडियो देखिए, जो नोएडा के लोगों के मोबाइल में घूम रहा है। वीडियो नोएडा सेक्टर 16 के कार मार्केट का है। तारीख थी 10 मार्च। सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहने हुए यह शख्स अपनी थार में स्पीकर लगवाने के लिए दुकान गया था। पहले इसने रौब झाड़ा, दुकानदार को धमकाया और बिना बात के दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा। थार वाले के इस आतंक का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 38,500 रुपए का चालान काटा, और बुधवार की शाम से पहले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये झगड़े से बचने के लिए भागा था कि मेरी पिटाई होगी, इसलिए भागा था, और बड़ी खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाया। इसी पर इस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पता चला है कि इस शख्स का नाम सचिन लोहिया है, जो दिल्ली का रहने वाला है। और अब बात पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की, जिसको लेकर अभी तक साफ नहीं हुआ है कि क्या पाकिस्तानी फौज हाईजैक संकट से निपटने में कामयाब रही है, या फिर अभी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना रखा है। और ये कंफ्यूजन, ये सवाल इसलिए क्योंकि हाईजैक को लेकर पाकिस्तानी फौज कुछ कह रही है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कुछ और दावा कर रही है। बीएलए का दावा है कि 100 पाक सैनिक मार दिए गए हैं, जबकि पाक आर्मी का कहना है कि सिर्फ 4 सैनिक मारे गए हैं और 21 यात्री मारे गए हैं। पाक आर्मी का कहना है कि बीएलए के 33 लड़ाके ढेर हुए हैं, और बीएलए का कहना यह कि अभी भी 150 लोग उसके कब्जे में हैं, बंधक बनाए गए हैं। जबकि पाक आर्मी का कहना है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब दोनों ही ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से कहा यह जा रहा है कि 150 लोग अब भी बंधक हैं। पाक आर्मी की ओर से यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है। अब सच क्या है? क्या ऑपरेशन ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, या फिर अभी भी 150 लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंडर है, उनके कब्जे में है? पहली तस्वीर, आग का उठता धुआं। दूसरी तस्वीर, हाईजैक हुई ट्रेन। तीसरी तस्वीर, बंधक बने पाकिस्तानी सैनिक। बीएलए ने 1 मिनट 23 सेकंड का ये वीडियो जारी किया है। ट्रेन को अगवा करने के बाद का ये पहला वीडियो है। वीडियो की शुरुआत में चलती हुई ट्रेन दिखाई दे रही है। पटरी के पास विस्फोट भी होता है। आसमान में काला धुआं उठता नजर आ रहा है। वीडियो में इसके बाद ट्रैक पर खड़ी ट्रेन दिखाई दे रही है। ट्रेन पहाड़ियों के बीच खड़ी है। ट्रेन से पैसेंजर और पाकिस्तानी सेना से जुड़े जवानों को उतारकर अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ट्रेन के पास कुल 3 ग्रुप में लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। दूर पहाड़ी पर बलूच आर्मी के जवान पोजीशन लिए हुए हैं।
बताया जा रहा है कि बलूच आर्मी की मजीद ब्रिगेड के दस्ते ने इस हाईजैक को अंजाम दिया है। मजीद ब्रिगेड बलूच आर्मी का फिदाइन दस्ता है। ये उन यात्रियों की लिस्ट है जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन को जब हाईजैक किया गया तब 450 से 500 यात्री उसमें सवार थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अगवा हुई जाफर एक्सप्रेस मंगलवार की सुबह पाकिस्तान के समय के मुताबिक 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए निकली थी। दोपहर 1 बजे के करीब में ट्रेन को अगवा किया गया। वापस छोड़े गए एक चश्मदीद ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर स्थानीय मीडिया को ट्रेन के अंदर की घटना का ब्यौरा दिया। जब हम प्लेटफार्म से निकले क्वेटा से 9 बजे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हम उधर कोई 8 नंबर सुरंग था, वहाँ पहुँचे तो उस तरफ एक कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो आए उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। एक दूसरे पैसेंजर ने मीडिया को बताया कि बीएलए वालों ने आम यात्रियों को छोड़ दिया। 4 घंटे तक पैदल चलने के बाद वो सुरक्षित जगह पर पहुंचे। उधर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाएं, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। दोपहर तक पाकिस्तानी सेना का दावा था कि उसने 155 लोगों को छुड़वा लिया है, जबकि बीएलए का कहना है कि आम लोगों को उसकी तरफ से छोड़ा गया है। पाकिस्तानी सेना से ज्यादा बीएलए के दावे में दम लगता है, क्योंकि रिहा किए गए बंधक यात्री उसकी पुष्टि कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले से ये आरोप लगा रहा है कि ट्रेन हाईजैक के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। वहीं अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी इस बात का दावा किया है कि पूरी प्लानिंग अफगानिस्तान में रची गई है, और इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि तालिबान का समर्थन बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी बोलान दर्रे की तस्वीर है जहां जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया। ये कुछ दिनों पहले की तस्वीर है। इस रास्ते पर इसी तरह के छोटे बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। छोटी बड़ी दर्जनों नदियां इस रूट पर पड़ती हैं, जहां गर्मियों में पानी सूख जाता है। बलोन को गेटवे ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। ये पूरा इलाका पहाड़ी है, सुनसान है और दहशतगर्दी के लिहाज से मुफीद है। यही वजह है कि बलूच आर्मी ने अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस इलाके को चुना। दर्शकों को हम बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है। इसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। बलूच यहाँ की भाषा है और पाकिस्तान के बनने से पहले ही बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बन गया था, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने इस पर अपनी कूटनीति से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश तो नया मुल्क बन गया, लेकिन बलूचिस्तान अभी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। 1971 में बांग्लादेश के अलग मुल्क बनने के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद हुई, जो आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है। असल में पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान अलग हो, क्योंकि सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान इसी बलूचिस्तान की वजह से बतौर एक मुल्क जिंदा खड़ा है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक खनिज का अकूत भंडार है। पाकिस्तान इसका दोहन करता है, इसी बलूचिस्तान के दम पर ऐश करता है और बलूचिस्तान के मूल निवासियों का शोषण करता है। एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जमीन को चीन के सामने गिरवी रख दिया है, और विद्रोह करने वाले, बगावत करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार यह मांग कर रही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद किया जाए। 2000 से लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, और मौजूदा विद्रोह की कमान भी बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथों में है। राबड़ी रिटर्न्स। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की हुंकार सुन रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि राबड़ी देवी ने अकेले ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राबड़ी देवी बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है। राबड़ी नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ताजा जुबानी हमला बिहार विधान परिषद के भीतर का है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार के एक बयान को राबड़ी देवी ने महिलाओं का अपमान बताया और सदन के बाहर ही पार्टी के नेताओं के साथ धरने पर बैठ गई। और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी का युवा चेहरा है और पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से राबड़ी देवी जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, उसके चलते राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेज चर्चा होने लगी है कि राबड़ी फिर से लौट आई है। ये बिहार की उस इकलौती महिला मुख्यमंत्री की कहानी है जो
चक्की चलाना भी जानती हैं और पति की गैर मौजूदगी में सरकार चलाना भी। स्वागत आप देखो कि अभी जीतू को साड़ी मिल गया, बीच घर गए थे। ऐसा पूरा राघोपुर में हमारा क्षेत्र में पूरा साड़ी से टाल लग जाता है कि साल 2 साल तक हम पहनते रहते हैं वही साड़ी, खरीदना नहीं पड़ता है। और खाने के लिए लजीज व्यंजन, खाने के भी देखिए मन मिठाई केला सब, चावल खोइछा मिल रहा, पैसा भी मिल रहा, साड़ी भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद राबड़ी देवी की ये वो तस्वीरें हैं जिनसे हिंदुस्तान की तमाम गृहिणियां खुद को जोड़ती हैं, खासकर बिहार की धरती पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की कहानी सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महिला सीएम की स्टोरी है जिसमें ट्विस्ट भी हैं और ढेर सारे सरप्राइज भी। अब माफी मांगा है, माफी मांग के गया है कि दिल्ली के इशारा पर हम लोग आए हैं मैडम, तो हम लोग को शर्मिंदा है कि हम आपके दरवाजा पर आए, वो लोग के कहला पर अब कुछ नहीं मिला है। नहीं, हमारा पता कोई आरोप नहीं है, कोई चीज का आरोप नहीं है। ट्विस्ट और सरप्राइज की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राबड़ी देवी रिटर्न्स क्यों कहा जा रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर के लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना, आपका घर के लोग हम लोग आए काम किया आप लोग। तस्वीरें बुधवार को बिहार विधान परिषद सदन की हैं, जब कार्यवाही के दौरान नीतीश और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है, हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था। लेकिन बयान पर वार पलटवार के बीच गुस्सा भी बढ़ता गया और शब्दों में तल्खी भी बढ़ती चली गई। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो, पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। नीतीश ने राबड़ी के साथ हुई बहस को 2005 से पहले लालू के राज से जोड़ा और फिर राबड़ी ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना लिया। हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था, जब कोई काम नहीं करता था हटाए। सदन के बाहर ही नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपराधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपराधियों को पूरी छूट देना बंद करो। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। सदन के भीतर नीतीश गरजे तो सदन के बाहर राबड़ी देवी ने मोर्चा खोल दिया। ये उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूटता रहता है, इसे बोलिए ऐसे, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, हमको कान भरता है भाजपा के लोग। आज वो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग हैं। कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है, उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है।
समझ रहे हैं आप, राबड़ी देवी ने सिर्फ नीतीश को नहीं घेरा बल्कि महिला अपमान के मुद्दे से शुरू किया हमले का सिलसिला नीतीश के करीबियों से होते हुए बीजेपी तक पहुंच गया। होली को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि होली में ब्रेक दे, एक कह रहा है घर में रहे, ये दोनों पक्ष से ये विवाद क्यों होली को लेकर के चल रहा है ना? गुंडा का राज है ना, भारत सरकार गुंडा का राज है, बिहार सरकार गुंडा का राज है। तो गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों का डरवाना, धमकाना मत निकले, काहे नहीं निकलेगा? हम निकलते हैं, चलिए ना, रोकिए तब। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव बहुत दूर नहीं है और इसीलिए बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। नीतीश महिलाओं के लिए काम का हवाला दे रहे हैं तो आरजेडी महिला अपमान पर उनसे जवाब मांग रही है। वो तो महिलाओं पे ही गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी के आक्रामक होने का ये कोई पहला मौका नहीं है। राबड़ी बार बार अपने बयानों से बता रही हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा पर बवाल हुआ तो भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राबड़ी देवी प्रहार करने सामने आई थी। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से, देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में सीधी नोकझोंक हो रही है, दूसरी तरफ चंद रोज पहले ही आरजेडी सीएम नीतीश कुमार को अपने पाले में आने के लिए न्योता दे रही थी। पहले तो बीजेपी का छोड़े ना, तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी को पहले कुमार के संगे आएंगे हम लोग। वैसे पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार को इससे पहले लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती तक आरजेडी के साथ आने का न्योता दे चुके हैं। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला, वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहे कभी भी आ सकते हैं। एक तरफ लालू यादव का परिवार नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहा है और दूसरी तरफ ऐसे पोस्टरों के जरिए तेजस्वी यादव ने नीतीश को थका हारा नेता साबित करने की मुहिम छेड़ रखी है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। तो हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी के दिल लद गए हैं। अब जो है आश्रम वाश्रम जाकर के खोल करके जाकर के प्रवचन करना चाहिए। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि अब बिहार चलाने लायक योग्य रह गए, मुख्यमंत्री की पद की गरिमा है। अब सवाल ये है कि क्या राबड़ी देवी को किसी खास रणनीति के तहत बिहार के राजनीतिक मैदान में उतारा गया है? क्या राबड़ी का अचानक एक्टिव हो जाने के पीछे कोई खास मैसेज है? अब आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि बिहार में 6 से 8 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू यादव बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को हराने के लिए तेजस्वी यादव अकेले ही मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जीत में बिहार की महिलाओं का बड़ा हाथ माना जाता है। महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट फोर्स कहा जाता है और मुमकिन है कि इसी महिला वोट में सेंध लगाने के लिए आरजेडी ने राबड़ी देवी को आगे कर दिया है।
तस्वीरें 8 मार्च की हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने माई बहन महासम्मेलन का आयोजन किया था। महिलाओं के सम्मान वाले इसी मंच से राबड़ी देवी ने बिहार में तेजस्वी का साथ देने और आरजेडी की सरकार बनाने की अपील की थी। जो कहते हैं करते हैं, हम वोट करते हैं, एकजुट होकर आने वाला चुनाव में इनको सरकार बनाने के काम करेंगे। राबड़ी देवी के बाद जब उनके बेटे तेजस्वी यादव मंच पर बोलने के लिए आए तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। झारखंड में हमारी सरकार बनी, 1 महीने के भीतर मैया योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना मिलना शुरू हो गया। इसलिए हम लोगों की सरकार बनाइएगा, खाते में डायरेक्ट प्रति माह 2500 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। बिहार में 3.5 करोड़ से ज्यादा यानी करीब 47% से ज्यादा महिला मतदाता है। अगर महिला वोटर एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट देती है तो समझिए आधा बिहार साध लिया। और 2010 से लेकर 2015 और 2020 बिहार विधानसभा के तीनों चुनाव में ये साबित हो चुका है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और महिलाओं के वोट नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा मिले हैं। महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाया है। अब पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब नीतीश के पाले में जाने वाले इस महिला वोट को काटने के लिए राबड़ी देवी आक्रामक तरीके से अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। रोज लूटमार हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, रोज अपहरण बलात्कार रोज हो रहा है। ये सरकार निकम्मा सरकार है। आई सरकार अपने से नहीं, सरकार से रिमोट से बीजेपी सरकार चला रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। राबड़ी देवी नीतीश के खिलाफ ऐसे बयान दे चुकी हैं जिसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा तक दर्ज हो गया था। कौन है? नीतीश कुमार और क्या है? सब लोग जानता है, हर जगह नीतीश कुमार का हाथ पकड़े रहता है। इसीलिए नीतीश कुमार लेकिन जिस राबड़ी देवी को आज पूरा देश जानता है, उनकी राजनीति में एंट्री बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई थी। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई थी और उनका जेल जाना तय हो गया था। लालू यादव को सीएम की कुर्सी छोड़नी थी तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठाया। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने पहली बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। राबड़ी देवी खुद भी सीएम का पदभार संभालने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को घर तक ही समेट रखा था। लेकिन चौथी पास राबड़ी देवी के हाथ में पूरे राज्य की बागडोर आ चुकी थी। सरकार को जो विकास का काम सब पड़ा हुआ है, तेजी लाने के काम करेंगे हम लोग। और जो गरीबों को जमीन देने के बाद है उस पर ज्यादा हम लोग जोर देंगे। जल्दी जितने जल्दी हो जाए जमीन गरीब को देने के लिए हम लोग उस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर हम लोग बहुत अच्छा से सोच समझ के काम करेंगे और गरीबों के लिए हम लोग जो रखा करेंगे डट के करेंगे। राबड़ी देवी का ये बयान 26 साल पहले 1999 का है, जब राबड़ी देवी राजनीति की दुनिया के लिए नई थी और सियासत की बारीकियों को सीख रही थी। लालू यादव की तरह धुन की पक्की राबड़ी देवी ने भी जल्द ही राजनीति को भी समझ लिया और कुछ सालों के भीतर एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बर्ताव करने लगी। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, 2 बार बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन साल 2000 में जब मुख्यमंत्री बनी तो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था।